सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो सारे एक्ट्स जो ब्रिटिशर्स ने लाया था इंडिया में, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले। और इस इंडिया कंपनी को क्यों हटाया था, ये रीजन भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको ये वीडियो और ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टॉपिक के बाहर से नहीं पूछा जाएगा। मतलब जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने मिलेगा। तो CHSL, MTS या फिर CGL या फिर कोई भी दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम जिसका भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस टॉपिक को अगर देख लोगे 2-3 बार तो आप अच्छे से उसको रिकॉल कर लोगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रीजन, ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से ये सारे एक्ट्स आए थे। तो जो मेन रीजन है वो ये था कि जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर जो थे वहां पे, मतलब किंग एंड क्वीन, वो वहां देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे लेकर के परमिशन वहां गई है और वहां पे बार बार लॉसेस ही क्यों हो रहा है कंपनी का, जबकि जो काम कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में वो तो रीच हो जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो कंपनी है वो लॉस में क्यों जा रहा है। तो इसके वजह से ब्रिटिशर्स ने एक्ट लाना स्टार्ट किया था जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का मिसमैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सके और प्रॉफिट मतलब किंग क्वीन को भी प्रॉफिट हो। इसकी वजह से ये सारे एक्ट्स आए थे। तो सारे एक्ट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इस एक्ट से जो गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट था उससे गवर्नर ऑफ बंगाल से हटा करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वैन हैसिंग। और वो आते के साथ ही जो बंगाल में डायरकी था उसको एंड कर दिया उन्होंने। और 1774 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश हुआ जो कि कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया जिसमें 4 मेंबर थे, वो वैन हैसिंग को असिस्ट करने के लिए बनाए गए थे, मतलब जो भी गवर्नर जनरल। तो चलते हैं अगले एक्ट पे जो कि है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इस एक्ट के बाद, मतलब इस एक्ट में ऐसा क्या हुआ था, तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया था ब्रिटेन में। और इसके बाद डिसाइड हुआ था कि जो कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी वो अब अलग अलग कर दिया जाएगा। कॉमर्शियल वाला चीज तो जो भी है वो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर जनरल है वही हैंडल करेंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही हैंडल करेंगे। लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग होगा। तो ये यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया था ये फंक्शन। और इसी को हाफ लोग सिस्टम बोला था वैन हैसिंग ने। और इस एक्ट से ये भी डिसाइड हुआ था कि ब्रिटिशर्स किसे 20 साल का कॉमर्शियल पर्पस के लिए किसको लाइसेंस देना चाहेंगे। तो हर 20 साल के लिए एक एक्ट आता, चार्टर एक्ट जो आया था पहले भी 1773 में, मतलब रेगुलेटरी एक्ट आया था। वैसा ही हर 20 साल में आपको लाइसेंस दिया जाएगा कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो इसके बाद यही डिसाइड हुआ था। 93 में चार्टर एक्ट आया था क्योंकि 1773 में जो रेगुलेटरी एक्ट था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने का लाइसेंस मिला था। तो 20 साल कंप्लीट होने के बाद 1793 में चार्टर एक्ट आया और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से 20 साल के लिए ट्रेडिंग करने के लिए उनको लाइसेंस दे दिया गया। तो इस एक्ट में बस इतना ही है। चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें ऐसा क्या हुआ था, तो 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली को कैंसिल कर दिया था। और उन्हें बस दो ही राइट था, वो चाय के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब चाय में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और चाइना के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बस इनके पास 2 ही मोनोपोली रह गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इसमें फर्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना उसमें एक लॉ मिनिस्टर भी ऐड किया गया था। और क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया था क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। और फर्स्ट टाइम 1 लाख स्पेंड किया गया था एजुकेशन पर्पस के लिए। और 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके बाद क्या हुआ था, 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था वो पोस्ट हटा करके अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट ला दिया गया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा एबॉलिश किया था राजा राममोहन रॉय के साथ मिलकर के। और इस एक्ट में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बचा कुचा ट्रेड मोनोपोली था जो कि चाइना के साथ ट्रेड कर सकता था और टी में ट्रेडिंग कर सकता था, वो चीज पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया गया था। और जो 20 साल का जो लाइसेंस देने वाला चीज था वो भी खत्म कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे से कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था। और लॉ कमीशन
लॉ कमीशन स्टैब्लिश किया गया था और फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कराया गया था सिविल सर्विसेज करवाने का। नेक्स्ट 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 न्यू मेंबर को ऐड किया गया था। फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज ओपन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन करवाया गया था और फर्स्ट इंडियन जो इसको क्लियर किए थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ था, इसी सिविल सर्विसेज के बाद लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ था और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग अलग किया गया था। पहले था कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अलग किया गया था, अब लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को अलग अलग किया गया था। नेक्स्ट 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक्ट क्यों आया था, क्योंकि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसके बाद ब्रिटिशर्स को एक एक्सक्यूज बोल दो या फिर लॉजिकल रीजन मिल गया था कि अपना पूरे तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। जिसके बाद उन्होंने 1858 का एक्ट लाया और बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एबल नहीं है इंडिया के मैटर्स को डील करने में, तो अब हम लोग इसको अपने अंदर अपने रूल या फिर जो भी बोल लो अपने पावर के अंदर लेते हैं। और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858। उसके बाद क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था वो हट करके अब उसी को मतलब वाइस रॉय का पोस्ट रहेगा अब, और फर्स्ट वाइस रॉय थे कैनिंग। और इस एक्ट के बाद एक अलग से नया ऑफिस बना था जिसे बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसमें जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा उसको 15 मेंबर अलग से दिए जाएंगे असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। जैसे वाइसरॉय सेक्रेटरी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म सेक्रेटरी कौन है, वाइसरॉय कौन है। जो पहले मतलब मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी और मिंटो जो है वो वाइसरॉय, तो इस तरह से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो इसी के बाद इस एक्ट के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला नया ऑफिस ओपन हुआ था या बना। 1861 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, और इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाएगा, ये इस एक्ट के बाद स्टार्ट हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। नेक्स्ट चलते हैं 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एक्ट के बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रेंथ है वो 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया था। और फर्स्ट टाइम कोई भी इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बन सकता था। तो फर्स्ट इंडियन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके बाद मुस्लिम को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया और इसके बाद कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया था, जिसकी वजह से मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स बोलते हैं। इसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन लाया था, जिसको मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एक्ट के बाद सेंटर में बाइकैमरलिज्म ला दिया गया था और प्रोविंसेस में डायरकी ला दिया गया था। और इस एक्ट के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर थे वो 6 में से 3 मेंबर इंडियन होने चाहिए थे, ये इसी एक्ट के बाद आया था। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो एस्टैब्लिश हुआ था वो 1926 में हुआ था। तो इस एक्ट से रिलेटेड बस इतना पॉइंट। नेक्स्ट एक्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था। इस एक्ट के बाद जो बाइकैमरलिज्म सेंटर में लाया गया था 1919 के एक्ट से, उसको हटा करके प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म ला दिया गया था और डायरकी सेंटर में ला दिया गया था। इस एक्ट के बाद फेडरल ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरल कोर्ट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी चीजें का सेटअप हुआ था और आरबीआई का सेटअप इसी एक्ट के बाद हुआ था और बर्मा को इंडिया से सेपरेट भी इसी एक्ट के बाद किया गया था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 50% से ज्यादा फीचर जो लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, जैसे कि फेडरल कोर्ट, फेडरल पीसीएस, ऑल इंडिया फेडरेशन, ये सारे फीचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। अब लास्ट एक्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आया था। इस एक्ट के बाद इंडिया को मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग। पाकिस्तान भी था, एक वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है अभी। तो इस एक्ट के बाद इंडिया को उस तरह से डिवाइड किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे एक्ट से रिलेटेड जो ब्रिटिशर्स ने लाया था वो सारे पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और एग्जाम में इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि कुछ अलग से कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सारी चीजें एक बार 2 बार 3 बार देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और जो भी कमेंट है या फिर जो भी आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको मतलब इस वीडियो में ऐड करना चाहिए था, वो आप कमेंट में शेयर करो मेरे साथ। हम कोशिश करेंगे कि उसको पिन कर दे या फिर कुछ नया अगर वीडियो बनाएंगे तो वो चीज ऐड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।